हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये दूसरा वीडियो है आपका ब्रेक का, रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसको उन्होंने लिखा था 1834 से 1835 के बीच में। उस समय क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी जब उन्होंने इसे लिखा था। इसे उन्होंने 7 साल बाद पब्लिश किया 1842 में। ये उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड ऑथर हेनरी हेलम, जिनकी डेथ हो गई थी ब्रेन हैमरेज की वजह से, तो उसके बाद उन्होंने इसे लिखा है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोम करेंगे। तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट। ब्रेक इज़ अ मेलैंकोलिक पोएम रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। मेलैंकोलिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई आदमी किसी एक कारण से, पर्टिकुलरली किसी एक रीज़न से बहुत लंबे समय तक अगर दुखी है तो उसको मेलैंकोलिक कह देते हैं। और ये आपकी जो पोम है वो ग्रीफ पे ही बेस्ड है। द स्पीकर एक्सप्रेस हिज डीप सॉरो एंड लॉन्गिंग एज ही वॉचेस द वेव्स ब्रेकिंग ऑन द शोर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपकी सी वेव्स बार बार शोर से टकरा रही थी, वो आपके रॉक से टकरा रही थी, तो क्या होता है कि आपके जो पोएट हैं वो ये सोच रहे हैं कि जैसे मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, इमोशनली अपने फ्रेंड की यादों को रिकलेक्ट कर रहा हूँ और उसके ऊपर पछता रहा हूँ, और वैसे ही ये वेव्स बार बार उस पत्थर से टकरा रहे हैं। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था उसकी तो डेथ हो ही चुकी है। ही मोन्स ऑन द लॉस ऑफ अ डियर फ्रेंड एंड लैमेट्स। डियर फ्रेंड का मतलब ऑथर हेनरी हेलम, जिनको एच हेलम भी कहीं कहीं लिखा जाता है। एंड लैमेट्स द इनडिफरेंस ऑफ द वर्ड और टू हिज ग्रीफ, यानी कि पूरे के पूरे वर्ड में यहाँ पे बेसिकली यही लिखा है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ कि पूरे के पूरे वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं आया, सबका काम वैसे का वैसा चल रहा है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आया है? डिफरेंस आपके पोएट की लाइफ में आया, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइफ में आया, क्योंकि उनकी लाइफ में जो उनके लिए सब कुछ था उसी की डेथ हो चुकी है। The poem captures the speaker's feelings of helplessness and despair in the face of relentless sea। तो यहाँ पे पोएट की हालत उस सी जैसे है जो बार बार अपनी वेव्स को लड़ा रहा है वो रॉक्स पे, लेकिन उसके बाद भी वो जो रॉक है, वो जो पत्थर जैसे रॉक हैं, वो इटर्नल हैं, वो बहुत ही रूड हैं। रूड इसलिए हैं क्योंकि बार बार वो वेव्स टकरा रही हैं, लेकिन फिर भी वो पिघल नहीं रहे हैं, यानी कि अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं कि वो वेव लड़ ही रही है तो अपने आप को कुछ ना कुछ चेंज कर लें। लेकिन वो रॉक वैसे के वैसे हैं और टच से मस नहीं होते। तो वैसे ही इनके फ्रेंड की जो डेथ है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, टच से मस नहीं होने वाली। दिस टाइप ऑफ पोम कैन बी कैटेगराइज एज अ लिरिक पोएम। लिरिक पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ इमोशनल सॉन्ग लाइक पोइट्री डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स म्यूजिकल क्वालिटी। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि ये जो पोएम है वो लिरिक पोइट्री की कैटेगरी में आती है, क्योंकि आपके जो पोएट हैं उन्होंने इसको कैसे लिखा हुआ है, म्यूज़िकल क्वालिटीज़ को मेंटेन किया है। अब वो उन्होंने इंटेंशनली किया है या उनसे ये हो गया है, ये इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। एंड एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स इनर मोस्ट फीलिंग एंड थॉट्स। और पोएट की जो इनर मोस्ट फीलिंग है वो अपने इनर कोर में, कोर का मतलब है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में या फिर अपने हार्ट से क्या फील कर रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है इसको पढ़ के। ब्रेक फिट्स दिस कैटेगरी एज इट कन्वेज द पोएट्स पर्सनल इमोशंस, यानी कि उनका जो लॉस था वो भी पर्सनल था, उसके ऊपर ये पोएट्री लिखी गई, तो इस वजह से ये पोएट्री भी पर्सनल इमोशंस को ही कन्वे कर रही है। एंड एक्सपीरियंसेस इन अ लिरिकल एंड रिफ्लेक्टिव मैनर। तो यहाँ पे एक लिरिकल और एक रिफ्लेक्टिव मैनर यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपके पोएट की, ऑथर हेनरी हेलम की डेथ के बाद आपके जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को इस पोइट्री में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या फिर कन्वे कर रहे हैं। उनके ऊपर वर्ड्स पढ़े, उन्होंने वर्ड्स को रिफ़ाइन किया, उसके बाद पोइट्री को सेट कर दिया। तो पोइट्री को सेट करने के बाद उन्होंने ये सब सारे इमोशंस रिफ्लेक्ट कर दिए। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोइट्री। ब्रेक को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस में बेसिकली बताना क्या क्या होता है। पहला, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, ये बताइए। दूसरा, राइमिंग स्कीम ABCD के हिसाब से इसको सेट किया जाता है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा। बेसिक्स में स्पीकर आपका मोनोलॉग है, डायलॉग है, यानी कि कितने लोग बोल रहे हैं उस पोइट्री में और कौन बोल रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। फिगर ऑफ स्पीच में आपका पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर ये आ जाता है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, यानी कि जो आपकी पोइट्री या फिर जितना कुछ भी लिटरेचर में लिखा हुआ है उसकी जो शोभा बढ़ा दें, ऐसा कुछ लिखना है कि जैसे वो बहुत ही खिल के सामने आए। तो ये है फिगर ऑफ स्पीच। इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके कोई भी एक पोएट या ऑथर हैं जिन्होंने अपने समय से पहले के किसी पोएट या ऑथर के टेक्स्ट से कुछ उठा लिया और अपनी पोइट्री में यूज़ कर लिया, तो उसको यूज़ करने का एक रेफरेंस होगा कि क्यों यूज़ किया है, एक मोटो है। तो उस मोटो को जान लेना और समझ लेना इंटरटेक्चुअलिटी कहलाता है।
और उसके बाद लैंग्वेज आपकी विविड हो सकती है। विविड मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती है, एक लैंग्वेज हो सकती है, अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो सकता है। जॉनरा मतलब क्या होता है? अ पर्टिकुलर टाइप और स्टाइल ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में भी कई तरह के स्टाइल होते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर टाइप और स्टाइल ऑफ लिटरेचर को जॉनरा कहते हैं। टोन आपका कुछ भी हो सकता है, सैड, हैप्पी, ग्रीव्ड, मेलंकली। मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन द पोइट्री ब्रेक 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 एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स डीप सॉरो। सॉरो मतलब दुख होता है, एंड मॉरिंग मतलब कि लेमेंट करना या दुखी रहना, शोक मनाना जिसे कह सकते हैं। फॉर समवन हु हैज़ पास्ड अवे, तो उनके दोस्त ऑथर हेनरी हेलम की डेथ हो चुकी है, तो उसी पे वो दुखी हैं। द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड ब्रेक रिफ्लेक्ट द स्पीकर इमोशनल टर्मोइल एंड द अनसीजिंग वेव सर्व एज अ मेटाफर फॉर टाइम विच कंटिन्यूज डिस्पाइट द स्पीकर्स ग्रीफ। यहाँ पे मीनिंग समझ लेते हैं। अनसीजिंग का मतलब होता है फॉरएवर, जो कि हमेशा चले। टर्मोइल का मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइस और कन्फ्यूज़न, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाले की बात हो रही है। और अनसीजिंग पढ़ेंगे, अनकीजिंग नहीं पढ़ते हैं उसे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द रिपीटेड यूज़ ऑफ ब्रेक, यानी कि जो ब्रेक ब्रेक बार बार यूज़ हो रहा है, वो यही कह रहा है कि टर्मोइल का मतलब है कि आपके जो पोएट हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपने अपने आप से ही, और क्योंकि उनको अब लाइफ में आगे क्या करना है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद अनसीजिंग वेव्स, यानी कि जो वेव्स हैं वो लगातार आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन टाइम का क्या है? टाइम तो चलता रहेगा। अब डेथ चाहे जिसकी भी हो जाए, आपकी हो जाए या फिर आपके किसी फ्रेंड की हो जाए, तो यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। टाइम अपनी ही स्पीड से चलता रहेगा। टाइम को किसी के डेथ से किसी के लिए रुकने का कोई मतलब नहीं है। टाइम अपने ही हिसाब से चलता रहेगा, चाहे लाइफ है या डेथ है। टाइम को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इस वजह से टाइम एज अ मेटाफर यहाँ सब करता है। विच कॉन्टिन्यूस डिस्पाइट द स्पीकर्स ग्रीफ, यानी कि टाइम अपनी स्पीड से चलता रहेगा। अब स्पीकर का जो ग्रीफ है यानी कि आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो ग्रीफ है, वो चाहे बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, टाइम उनके लिए रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आपका फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार होता है जो आपके रिटर्न वर्क की ब्यूटी को बढ़ा देता है। वन नोटेबल फिगर ऑफ स्पीच इन द पोम इज पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे ओ सी लिखा हुआ था, सी को संबोधित किया गया, और ओ लगने की वजह से, ओ जो लेटर था उसके लगने की वजह से वो अपोस्ट्रोफी भी हो जाता है। वेयर द सी एंड द वेव्स आर डिस्क्राइब्ड एज इफ़ दे हैव ह्यूमन क्वालिटीज़, मैंने पहले ही बता दिया, इनका मानवीकरण किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द सी इज़ डिस्क्राइब्ड एज मोर्निंग, दिखाया जाता है कि सी खुद रो रहा है। एंड द वेव्स आर डिपिक्टेड एज टंग्स, और वेव्स को क्या कहा गया है? टंग्स कहा गया है, कि वो क्या कर रही हैं, वो बार बार पत्थर से लड़ रही हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी पत्थर मान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही आर्डेंट हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं, वो बहुत ही र्यूड हैं। और इसी तरह क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ भी हो चुका है जो पीछे जा चुका है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। गिविंग देम ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी की वजह से ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक दे देना ही क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। अगर हम लोग डिटेल में उतरेंगे तो इस वाली पोम में ही ढेर सारे हमें मिल जाएंगे। पैराडॉक्स भी दिख जाएगा, एपोस्ट्रोफी दिख जाएगा, मेटाफर दिख जाएगा, पर्सोनिफिकेशन दिख जाएगा। तो इस वजह से डिटेल में ना जाते हुए जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच है इस पोइट्री में, वो है पर्सोनिफिकेशन, और टाइम का मेटाफर है। यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन टाइम को एज अ मेटाफर दिखाया गया है। ये आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इंटरटेक्चुअलिटी, तो मैंने पहले ही बताया इंटरटेक्चुअलिटी क्या होती है। देयर इज़ नो डायरेक्ट रेफरेंस टू अदर लिटरेरी वर्क्स और टर्म्स टेक्स्ट इन द पोम, तो किसी और पोम या किसी लिटरेरी वर्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लैंग्वेज एंड स्टाइल, टेनिसन यूजेस सिंपल येट पावरफुल लैंग्वेज, मतलब कि बहुत सिंपल लिखाई लिखी है लेकिन कनेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। टू कन्वे कॉम्प्लेक्स इमोशंस, मतलब कि किसी की डेथ का जो इमोशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको उन्होंने फील करा दिया है अपनी चॉइस ऑफ वर्ड से और इमेजरी की मदद से। क्रिएट्स अ विविड पोर्ट्रेयल ऑफ द स्पीकर्स ग्रीफ, आपकी जो इमेजरी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पोर्ट्रेयल दिखा रही है। कभी आपको टच दिखाया जा रहा है, कभी आपको साउंड दिखाया जा रहा है। इमेजरी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है कि इमेजरी क्या होती हैं, 5 तरह की, आप उन्हें देख लीजिएगा। खैर वो 5 ही नहीं होती हैं, होती और भी हैं। काइनेटिक दिख सकता है, काइनेटिक इमेज दिख सकता है, लेकिन वो जो 5 है वो बहुत ज़्यादा प्रूडेंट हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड द नेचुरल वर्ड सराउंडिंग देम, तो आपकी जो पोइट्री है
आपका ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसमें आपके नेचुरल सराउंडिंग यानी कि जो सीनिक ब्यूटी है उसका भी भर भर के इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से आपको नेचर से भी एक नेचर से भी कनेक्ट किया जा रहा है, प्लस आपको इमोशंस भी बताए जा रहे हैं, प्लस आपको फीलिंग भी दी जा रही है कि आप ही का लॉस हो गया हो। तो इस वजह से लैंग्वेज एंड स्टाइल सिंपल तो है लेकिन पावरफुल बहुत है। आपकी जो टोन है वो मेलैंकोलिक एंड मॉरिंग टोन है। इसका मतलब यही है सिंपल वर्ड्स में कि बहुत ज़्यादा दुख भरी बातें हो रही हैं और वो बहुत लंबे समय से किसी एक रीज़न की वजह से दुखी थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पोम लिखते हैं उसमें उनका दुख झलक जाता है। Genre: The poem "Break Break Break" by Alfred Lord Tennyson falls under the genre of lyric poetry। लिरिक पोइट्री मैंने शुरुआती वीडियो में ही वीडियो को जब मैंने शुरू किया था तो ही समझा दिया था। इट इज़ अ पोइग्नेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब कोई एक ऐसा कारण जिसकी वजह से सैडनेस आए। एंड मेलैंकोलिक पोएम, मेलैंकोलिक का मतलब ये है कि कोई आदमी या फिर कोई भी एक इंसान किसी एक वजह से बहुत लंबे समय तक अगर दुखी है। एक्सप्रेसिंग द स्पीकर्स डीप इमोशन एंड सॉरो मतलब दुख होता है। कॉमनली फाउंड इन अ लिरिक पोइट्री, और ये सब लिरिक पोइट्री में ही पाया जाता है। विच फोकसेस ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशन। तो यहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स और इमोशन दिखाई जा रही हैं। आपका पोएट का पर्सनल लॉस दिखाया जा रहा है, इस वजह से ये लिरिक पोइट्री की कैटेगरी में फॉल करता है।